हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका दृष्टि आईएएस के न्यूज ऑन मैप वर्ल्ड प्रोग्राम में। मैं हूं केवल आपके सामने। आज हम बात करने वाले हैं बीते एक सप्ताह में दुनिया भर में रही प्रमुख जगहों के बारे में मानचित्र पर आधारित प्रश्नों के माध्यम से। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हम शुरू करते हैं जो हमने बीते सप्ताह आपको अभ्यास प्रश्न दिया था। निम्नलिखित में से शहर सही सुमेलित है देश के साथ में। देखिए, एडमोंटोन संयुक्त राज्य अमेरिका, शिकागो कनाडा और मिन्स्क पोलैंड। अब हमें ये देखना है कितने से इसमें से सही सुमेलित हैं। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले एडमोंटोन देखते हैं। उसके लिए हमें आना होगा कनाडा के नक्शे पर। थोड़ा और पास में जाएंगे तो वहां पर देखिए ग्रेट स्लेव लेक है। इसके दक्षिण में हम देखेंगे तो एडमोंटोन है। अब यह जो है देखिए, अगर बात कनाडा की आ गई है तो संयुक्त राज्य अमेरिका यहाँ पे नहीं होगा। अब देखिए शिकागो, शिकागो कहाँ पे है? क्या वो कनाडा पे है? तो चलिए देखिए, शिकागो है यहां पे और ये आ जाता है यूनाइटेड स्टेट्स का हिस्सा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यह भी सही नहीं है। तो यह भी नहीं था, यह भी नहीं था। अब तीसरा देखिए, मिन्स्क पोलैंड, क्या ये सही है? चलिए देखते हैं। ये है मिन्स्क और ये है बेलारूस में। इसका मतलब क्या हुआ? बेलारूस मतलब देखिए रशिया से लगा हुआ है। और बड़ी बात यह है कि तीन के तीनों ही सही नहीं है। अगर तीनों ही सही सुमेलित नहीं है तो हम इनमें से क्या कहेंगे? इनमें से कोई भी नहीं है जो सही सुमेलित है। तो उत्तर हो गया हमारा डी। चलिए आज के पहले सवाल पर आते हैं। हाल ही में चर्चित मास्को पीरो जनजाति निम्नलिखित में से किस देश में पाई जाती है? जनजाति का नाम ध्यान रखिएगा, इससे जुड़े हुए बहुत सारे और सवाल बन सकते हैं, मैं बताऊंगा कैसे। मास्को पीरो जनजाति, देश देखिए उरुग्वे, इथियोपिया, दक्षिण सूडान या पेरू। सही उत्तर क्या है? सही उत्तर है कि ये पेरू में है। पेरू है कहां पे? देखिए, ये आपका दक्षिण अमेरिका है। दक्षिण अमेरिका में अगर हम पश्चिम की तरफ आएंगे तो हमें दिखाई देगा पेरू। अब यहां पे जिसकी बात हो रही है मास्को पीरो। मास्को पीरो ऐसी जनजाति है जो दुनिया में संपर्क रहित जनजातियों में सबसे बड़ी जनजातियों में से एक है। भारत में भी इस प्रकार की जनजाति की हमने चर्चा सुनी है। हम जानते हैं उत्तरी अंडमान की तरफ द्वीप में सेंटलीज जनजाति है, सेंटनलीज, तो वो भी इसी प्रकार से है, संपर्क रहित है। वो किसी से संपर्क नहीं करती है। इसी प्रकार से ये भी नहीं करते हैं पेरू में। और ये रहते कहां पे हैं? जो वर्षावन है। वर्षावन कहां पे है? वर्षावन जो अमेजन वाला है उसकी बात हो रही है। तो अमेजन वाला वर्षावन है और ये रहते हैं पेरू देश में। और ये है कहां पे? दक्षिण अमेरिका में। अब बात की जाए कि ये सबसे बड़े संपर्क रहित है और इसमें एक जरूरी बात यह है कि किस अन्य समुदाय से संबंधित है? यिन समुदाय से संबंधित हैं। और इनके ऊपर कुछ ऐसे आक्रमण देखने को मिलते हैं जो कि उन्हें गुलाम बनाने के लिए थे, आर्थिक हित की वजह से। रबड़ की जो आवश्यकता थी उसके दौरान 1880 के दौरान जो उसका एक बूम आता है, तो व्यापारियों के द्वारा इस क्षेत्र पर आक्रमण करके इन्हें गुलाम बनाने का प्रयास किया गया, इन पर अत्याचार किए गए। बाद में देखें तो 2002 में पेरू में उनकी सुरक्षा के लिए माद्रे डी डियोस एक रिजर्व क्षेत्र बनाया गया था, लेकिन जितनी आवश्यकता थी, मतलब जिस क्षेत्र में ये रहते हैं उस क्षेत्र से बहुत कम क्षेत्र था, बल्कि आवश्यकता रिजर्व करने की और ज्यादा थी। तो ये अभी काफी चर्चा में है, इस वजह से आपका ध्यान इस पर रहे और ये पता रहे कि आखिर ये है कहां पे, स्थिति कहां है। तो ये आप समझ गए हैं। अब देखिए यहाँ पे पेरू में बहुत सारी चीजें जो पाई जाती हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है, जैसे कि यहाँ पे लिथियम, सीसा, जस्ता, सोना, तांबा, चांदी। अब यहाँ पे एक नाम आता है, देखिए लिथियम। याद करिए मैंने आपको लिथियम ट्रायंगल के बारे में बताया था। तो लिथियम ट्रायंगल में चिली, बोलीविया, अर्जेंटीना, ये तीनों आते हैं। इन तीन देशों में बहुत ज्यादा मात्रा में लिथियम हम प्राप्त करते हैं, इन तीन देशों से। अब यहीं से लगा हुआ है, देखिए चिली से ही लगा हुआ है और बोलीविया से लगा हुआ है पेरू। स्वाभाविक सी बात है, पास में है, तो यही एक खास वजह है कि यहां पर भी हम देख सकते हैं काफी ज्यादा मात्रा में है, ये हमें समझ में आ सकता है। तो अब यहाँ पे किस प्रकार का हम देख सकते हैं अक्षांश है? उष्णकटिबंधीय अक्षांश है। तो दो प्रकार की जलधाराएं यहां देखने को मिलती हैं। चलिए अब आगे देखते हैं अगले सवाल पे। प्राइम मेरिडियन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसकी बात हो रही है? देशांतर रेखा की बात हो रही है, प्राइम मेरिडियन। तो यह 0 डिग्री देशांतर रेखा है एवं पृथ्वी के चारों ओर पूर्व और पश्चिम की दूरियों को मापने के लिए आरंभिक बिंदु के रूप में कार्य करती है। अब इस सवाल का जवाब तो आपको मिल ही चुका है ना, पेरू है। अगले सवाल पे आ जाइएगा। अब यहाँ पे देखिए आरंभिक बिंदु के रूप में काम करती है किसमें? एक तरफ पूर्व और एक तरफ पश्चिम की दूरी को मापने के लिए। मतलब कि ऐसे पृथ्वी है तो ऐसे बीच में है ये, और एक तरफ पूर्व एक तरफ पश्चिम, और बीच में हो गया 0। ये यह बात कहता है। दूसरा है, यह यूनाइटेड किंगडम में स्थित वोल्टा झील से होकर गुजरती है।
अब हमें दोनों देखना है। ये तो हमें पता है कि यूनाइटेड किंगडम से होकर गुजरती है, लेकिन क्या वोल्टा झील से होकर गुजरती है और क्या वोल्टा झील यूनाइटेड किंगडम में है? दोनों बातें देखनी पड़ेगी। अब यहाँ पहले वाले में अगर देखें 0 डिग्री देशांतर रेखा, तो ये बिल्कुल 0 डिग्री देशांतर रेखा है। आप देखें इसके ठीक पूर्व की तरफ जाएंगे तो ये पूर्वी और ये पश्चिमी दूरी को नापने के लिए ये 0 है। ठीक है, अब ये देशांतर रेखा होती क्या है? नॉर्थ पोल से साउथ पोल को मिलाने वाली रेखाएं होती हैं। और सबसे बड़ी बात देखिए कि जो अक्षांश रेखाएं उनके बीच की दूरी बराबर होती है, लेकिन देशांश रेखाओं के बीच की दूरी बराबर नहीं होती है। अगर हम ध्रुवों की तरफ जाएंगे तो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कम रहेगी, लेकिन हम इक्वेटर की तरफ जाएंगे तो ये दूरी ज्यादा देखने को मिलेगी। तो इस तरह के सवाल यूपीएससी में पूछे जा सकते हैं कि अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी सर्वाधिक कहां पे होती है, हमें पता होनी चाहिए। सबसे कम कहां होती है हमें पता होनी चाहिए। इसके अलावा हम इन दूरी को कहते क्या है? दो देशांश रेखाओं के बीच की दूरी को हम क्या कहेंगे? गोरे कहेंगे। तो कुछ और जानकारी ऐसी आपको पता होनी चाहिए। और यहाँ पे अगला जो स्टेटमेंट था वह संबंधित था कि वोल्टा झील से होकर गुजरती है, जो कि यूनाइटेड किंगडम में है, जबकि वोल्टा झील जो है वह है घाना में, अफ्रीका महाद्वीप में है। तो इसका मतलब क्या हुआ? वोल्टा झील से गुजरती तो है, देखिए ये 0 डिग्री देशांतर रेखा, लेकिन यह यूरोप में नहीं है वोल्टा झील। यह तो आगे जब हम यही देशांतर रेखा अफ्रीका में लेके जाते हैं तो घाना में मिलती है। तो स्टेटमेंट में अगर ये लिखा होता यहाँ पे यूनाइटेड किंगडम की जगह घाना, तो फिर हमारा सही हो सकता था, लेकिन अभी के लिए गलत है। तो चलिए ये भी गलत हो गया। पहला वाला क्या था? पहला वाला सही था। तो ऐसी स्थिति में हम देखें तो यहाँ पे क्या कहेंगे? सही उत्तर चुनना है तो केवल एक यहाँ पे सही मिलता है। उत्तर हो गया ए। चलिए आगे अगले सवाल पे आते हैं। अदन की खाड़ी बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह अरब प्रायद्वीप और हॉर्न ऑफ अफ्रीका के बीच स्थित है। फिर दूसरा देखिए, यह होर्मुज जलडमरू मध्य के माध्यम से लाल सागर को अरब सागर से जोड़ता है। अब हमें दोनों बातों को चेक करना होगा। सबसे पहले हमें ऊपर जानना होगा अरब प्रायद्वीप और हॉर्न ऑफ अफ्रीका ये कहां पर है, फिर अदन की खाड़ी कहां पर है। फिर हम तीनों को जब अपनी नजरों के सामने से देखेंगे तब तो पता चलेगा क्या ये स्टेटमेंट सही है, क्या सच में दोनों के बीच में है अदन की खाड़ी। फिर दूसरे को चेक करते हैं, फिर देखते हैं कौन कौन से सही है। पहले वाले के लिए देखते हैं। सबसे पहले देखें तो ये है, देखिए गल्फ ऑफ अदन। अब देखिए क्या कहता है, अरब प्रायद्वीप और हॉर्न ऑफ अफ्रीका के बीच में। अब देखिए ये जो क्षेत्र है, ये जो प्रायद्वीपीय क्षेत्र दिखता है, ये अरब प्रायद्वीप है, ये एशिया का हिस्सा है, ये अफ्रीका का हिस्सा है। अब उसके बाद देखें तो ये प्रायद्वीप है। प्रायद्वीप का मतलब क्या होता है? देखिए तीन तरफ से पानी से घिरा है, इधर पानी नीचे और ये इस तरफ भी पानी। तो ये प्रायद्वीप की पहचान हो गई। उसके बाद देखिए क्या कहता है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका। तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कौन से देश आते हैं? देखिए जो सोमालिया है, जिबूती है, इथियोपिया है, इरिट्रिया है, ये सारे के सारे देश हॉर्न ऑफ अफ्रीका में आते हैं। तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका अफ्रीका में पूर्व की तरफ है और जो एक सींग होती है, गैंडे के सींग, उसकी तरह दिखाई देती है। तो आप देखें तो ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका भी है, प्रायद्वीप भी दिखता है हमें यहाँ पे अरब का। तो इसका मतलब बीच में अगर ये है तो स्टेटमेंट सही है। अब दूसरे स्टेटमेंट में आते हैं। होर्मुज जलडमरू मध्य के माध्यम से लाल सागर को अरब सागर से जोड़ता है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमें बाब अल मंडेब दिखता है जलडमरू मध्य। बाब अल मंडेब जलडमरू मध्य जो है वह गल्फ ऑफ अदन को रेड सी से जोड़ता है। क्या बोलता है? लाल सागर को अरब सागर से। क्या ऐसा है? तो नहीं है, बाब अल मंडेब है, क्योंकि फिर यही आगे जाके अरब सी हो जाता है। तो अरब सी को आगे बढ़ेंगे तो बाब अल मंडेब आएगा, फिर आगे बढ़ेंगे तो रेड सी आएगा। लेकिन आप यहाँ पे जिसकी बात हो रही है होर्मुज की, तो होर्मुज कहाँ गया? होर्मुज हमें मिला ही नहीं। तो होर्मुज को देखिए, होर्मुज हमें मिलेगा यहाँ पे। ये है पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान के बीच में, फिर आगे आएगा अरेबियन सी। तो ये आप देखिए तो ये क्या है? स्टेट ऑफ होर्मुज है। और यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे ये आपको कुछ और दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वो क्षेत्र नहीं है जो वह क्षेत्र था। यहाँ पे ओमान दिखाई दे रहा है और यहाँ पे हम देखें सोमालिया है। ठीक है, तो स्पष्ट हो गया दोनों चीजों में अंतर है। यहाँ पे अरब प्रायद्वीप है, यहाँ पे अरब प्रायद्वीप नहीं है, ये तो ईरान का क्षेत्र है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले सवाल। अब यहाँ पे जवाब देख लीजिएगा कि यहाँ पे दूसरा वाला तो गलत है, पहला वाला सही है। तो हम क्या बोलेंगे? हम यहाँ पे बोलेंगे
कथनों में कौन सा है, कौन सही है? केवल एक सही है। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ आते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चीन, जापान, भारत, म्यांमार, फिलीपींस, ऑस्ट्रेलिया उपर्युक्त देशों में से कितने देश क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी आरसीईपी के सदस्य हैं? देखिए, केवल 2, केवल 3, केवल 4 या केवल 5। अब इसमें से सही जवाब क्या है? सही जवाब में हमें पता होना चाहिए कि जो क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी सदस्य देश हैं वो कौन कौन से हैं, तभी तो हम इनको पहचानेंगे। देखिए, सदस्य देशों की संख्या में तो बहुत सारे देश हैं। बात की जाए तो यहाँ पे देखिए, आसियान देश तो मिलेंगे ही, आसियान सदस्य के अलावा कुछ अन्य देश मिलेंगे जो मुक्त व्यापार समझौते को लेकर के ही यह आर्थिक भागीदारी दिखाते हैं। तो यहाँ पे वो देशों की संख्या तो बहुत ज्यादा है। अब लेकिन हमें जो देखना है, विकल्प में आना है, तो देखिए म्यांमार, चीन, जापान, ऑस्ट्रेलिया, फिलीपींस, ये नाम देख लीजिए। म्यांमार, चीन, जापान, ऑस्ट्रेलिया, फिलीपींस। अब देखिए विकल्प में म्यांमार, चीन, जापान, फिलीपींस, ऑस्ट्रेलिया, लेकिन भारत नहीं है। दरअसल भारत इसका सदस्य नहीं है। इसी वजह से हमें ध्यान रखना होगा कि इस क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी में भारत सदस्य नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उत्तर में के लिए हमें बस इसे हटाना है। 1, 2, 4, 5 और 6। तो हमें ये देखिए क्या बताना है कि नंबर हमें बताने हैं। तो कितने ही सही है? 6 में 5 सही है, तो हम बोलेंगे केवल 5 यहाँ पे सही है। ठीक है, यानी कि सदस्य हैं। अब उसके बाद देखिए अगले सवाल पे आते हैं। वेस्ट बैंक जिसको बोलते हैं, वेस्ट बैंक निम्नलिखित में से किसके साथ सीमा साझा करता है? भूमध्य सागर, मृत सागर, लाल सागर या फारस की खाड़ी? तो वेस्ट बैंक किसके साथ सीमा साझा करता है? हमने कई बार इसको देखा है क्योंकि यह वो क्षेत्र है जो काफी चर्चा में रहा है बीते 1 साल से। तो चलिए देखिए, इजराइल में पूर्व की तरफ आगे देखिए, यहां पर हम बढ़ेंगे उत्तर पूर्व की तरफ, तो ये वेस्ट बैंक का क्षेत्र है। अब उसके बाद देखिए किसके साथ सीमा साझा करता है? भूमध्य सागर, मृत सागर, लाल सागर, फारस की खाड़ी। यहाँ पे क्या है? ये डेड सी है। डेड सी का मतलब क्या हुआ? मृत सागर। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा? बी होगा। अब देखिए, जो वेस्ट बैंक है इजराइल में उत्तर पूर्व के क्षेत्र में हमें दिखाई देता है। अब यहाँ पे डेड सी एक तरफ देखिए जॉर्डन से भी लगा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर पूछा जाए खास बात क्या है रेड सी की, तो यहाँ की जो झील है यह पानी इसका बहुत खारा है और जॉर्डन भ्रंश घाटी का यह एक हिस्सा है। ठीक है, तो कौन सी भ्रंश घाटी है? जॉर्डन की भ्रंश घाटी है। भ्रंश घाटी इस प्रकार से होती है। ठीक है, अब यहाँ पे मान लीजिए क्योंकि आपसे पूछ ले कि इसकी सीमा किससे किससे लगती है, तो इजराइल, जॉर्डन और पश्चिमी तट, जिसको हम वेस्ट बैंक इंग्लिश में बोलते हैं, वेस्ट बैंक के नाम से जानेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो समुद्र का तल है इसकी तुलना में ज्यादा नीचे है और इसका जो है ज्यादा ऊपर है तुलनात्मक रूप से। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, मतलब ऊपर का जो क्षेत्र है। अब आगे देखिए, निम्नलिखित में कौन सा देश रूस के साथ सबसे लंबी भूमि सीमा साझा करता है? किसके साथ कह रहा है? रूस के साथ। अब देखिए, हमें रूस के पड़ोसी देशों के बारे में तो पता होना ही चाहिए, ये भी पता होना चाहिए कि ज्यादा सीमा किसके साथ साझा होती है। जैसे हमें भारत का पता है, कुछ प्रमुख देश हैं जिनके बारे में पता होना चाहिए। अमेरिका, भारत, चीन, रूस किसके साथ सर्वाधिक सीमा साझा करते हैं? तो देखिए यहाँ पे रूस किसके साथ? चीन, मंगोलिया, कजाकिस्तान या फिनलैंड। सही जवाब क्या है? सही जवाब है कजाकिस्तान। आप देखिए तो एक बहुत बड़ा एरिया ये रूस के साथ साझा करते हैं। तो यहाँ पर कजाकिस्तान एक ऐसा देश है जिसकी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सीमा जो साझा करता है रूस के साथ 7,644 किलोमीटर की है और दुनिया की सबसे लंबी निरंतर भूमि सीमा वाला देश है। मतलब कि बीच में ऐसा कोई वाटर बॉडी नहीं दिखेगी कोई बहुत बड़ी, लगातार भूमि ही दिख रही है। तो ये महत्वपूर्ण बात हो जाती है। चलिए अब अगले सवाल पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश कैरेबियन सागर के किनारे स्थित नहीं है? तो कैरेबियन सी के किनारे कौन कौन है हमें ये भी पता होना चाहिए, तभी तो पता चलेगा कौन सा नहीं है। या तो एलिमिनेट करने के लिए ये पता चल जाए कि कोई खास देश है जो बहुत दूर है, तो हमें दुनिया के नक्शे के बारे में पता होना चाहिए। कोलंबिया, वेनेजुएला, ब्राजील या क्यूबा? अब चलिए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले देखिए तो ये है कैरेबियन सी का क्षेत्र और ये है कोलंबिया। अब यहां पे आइए, स्थित नहीं है पूछा है कैरेबियन सागर, लेकिन कोलंबिया तो स्थित है, तो ये नहीं है हमारा जवाब। अब आगे देखिए, वेनेजुएला, ये है कैरेबियन सी और ये है वेनेजुएला, इसके किनारे है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वेनेजुएला भी नहीं है। फिर ब्राजील और क्यूबा बचते हैं। अब देखिए ब्राजील को, तो ब्राजील जो है नॉर्थ अटलांटिक सी से के किनारे है, लेकिन
यहाँ पे कैरेबियन सी हमें नहीं दिखाई देता है, क्योंकि कैरेबियन सी आप देखें तो ये ब्राजील है और कैरेबियन सी यहाँ पे है, काफी दूर है। तो यहाँ पे हमें ब्राजील जो देखें तो उत्तर मिल चुका है, लेकिन एक बार फिर भी हम अब क्यूबा को देख लेते हैं। क्यूबा कहाँ पे है, तो हमें थोड़ा सा आगे आना होगा और देखना होगा कि ये है क्यूबा और ये है कैरेबियन सी। ठीक है, तो ये हमें सही जवाब मिल चुका है। सही जवाब पहले ही पता चल गया था, सही जवाब क्या है, ब्राजील है, जो उससे किनारे पे नहीं है। चलिए अगले सवाल पे आते हैं, जो कि आज का अभ्यास प्रश्न है। अब बांग्लादेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बांग्लादेश की सीमा भारत और म्यांमार से स्पर्श करती है और बांग्लादेश में हाल ही में आरक्षण को लेकर अस्थिरता व्याप्त है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या हैं? केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, ना तो एक और ना ही दो। तो इस सवाल का जवाब आप जरूर दीजिएगा। मुझे उम्मीद है जब आप जवाब देते हैं तो आपकी प्रतिक्रिया हमें और बेहतर करने के लिए प्रेरित करती है। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्दी मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पढ़ते रहें। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।